जय हिंद। देखिए, हमने जो लास्ट लेक्चर किए थे उसमें से हमने जो तो दिल्ली सल्तनत कर रहे हैं और ये चौथा लेक्चर होगा। 3 लेक्चर हम ले चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने अरबों की बात की, अरबों के आक्रमण, कैसे मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया। ठीक है, उस समय प्रसिद्ध का राजा कौन था, दाहिर था। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी और आखिरकार हमने थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट समझने का जो तो प्रयास किया था कि आखिरकार क्यों जब जब आक्रमण होने लगे बाहर से तो इसको मध्यकालीन भारत क्यों कहा गया, इतिहास का विभाजन इतिहासकारों ने क्यों किया। इसके बाद फिर हमारा आधुनिक भारत की इतिहास ऐसे विभाजन कैसे करते हैं इतिहासकार, तो ये चीज भी हमने वहां पे देखी थी। ठीक है, मैंने एक लेक्चर में बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल देख रहे हैं तो हमें तुगलक वंश आज चालू करना है और इसके पहले आपको थोड़ा सीक्वेंस जरूर याद रखना है। कभी कभी ये एग्जाम में आता है सीधा सा। जो सबसे पहला वंश था तो कौन सा था, गुलाम वंश। कौन सा था, गुलाम वंश। फिर इसके बाद कौन सा वंश आएगा, खिलजी वंश। और इसके बाद फिर कौन सा वंश आएगा, तुगलक वंश। और तुगलक वंश के बाद कौन सा आएगा, सैयद वंश। सैयद वंश के बाद कौन सा आएगा, लोधी वंश। ठीक है, कौन सा आएगा, लोधी वंश। इसमें से गुलाम वंश की यदि बात करें तो गुलाम वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश की बात करें तो कब से कब तक रहा, 1290 से 1320 तक। ठीक है, 1320 तक। तुगलक वंश की यदि हम बात करें तो तुगलक वंश हमारा कब से कब तक रहा, तो ये कब से कब तक रहा, 1320 से 1414 तक, 1414 तक। सैयद वंश 1414 से 1451 तक। ठीक है, और लोधी जो अंतिम था तो 1451 से 1526 तक। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा नोट रखना है कहीं पे। अभी हमने खिलजी वंश तक पूरा खत्म किया था। ठीक है, तो अभी आज मैं आपको खिलजी वंश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि जब भी मैं नया लेक्चर लेकर के आता हूँ तो उसका जो पीछे जस्ट पीछे वाला जो लेक्चर होता है उसका क्वेश्चन जरूर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। अब जैसे खिलजी वंश के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में किया था तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ से जो तो देता हूँ आपको। कुछ क्वेश्चनों की बौछार की जाए आपके ऊपर। तो जैसे खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी ये बताना है आपको कमेंट करके। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। दूसरा यदि बात करें तो खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी, स्थापना किसने की थी और कब हुई थी। ठीक है, ये बताना है। इसके बाद फिर आपको बताना है कि जो दूसरा शासक हुआ खिलजी वंश का वो कौन था, सेकंड शासक। सेकंड शासक कौन था ये बताना है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें इसमें से तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन जो खिलजी था तो उसके बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था। ठीक है, उसने उपाधि कौन सी धारण की थी, उपाधि कौन सी धारण की थी उसने। ठीक है, और यदि हम आगे इसमें बात करें तो इसमें पूछेगा जैसे इसमें से नगद वेतन, नगद वेतन वाली सेना, नगद वेतन वाली सेना, नगद वेतन वाली सेना किसने बनाई। ठीक है, और स्थायी सेना, स्थायी सेना और नगद वेतन वाली सेना, स्थायी सेना और नगद वेतन वाली सेना जो तो बनाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। तो ये यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। और यदि हम यहाँ से क्वेश्चन बनाए तो इसका खिलजी का चित्तौड़, चित्तौड़ जो अभियान था, चित्तौड़ का अभियान तो वो कब हुआ, चित्तौड़गढ़ का अभियान कब हुआ। ठीक है, ये बताना है आपको। वहां का शासक कौन था, चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था। ठीक है, ये बताना है आपको, चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अभियानों के लिए, दक्षिण भारत के अभियानों के लिए किसे नियुक्त किया। ठीक है, दक्षिण भारत के अभियानों के लिए इसने किसे नियुक्त किया। और दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में अभियान, सफल अभियान, क्या बोलेंगे, सफल अभियान, सफल अभियान, सफल अभियान करने वाला शासक, करने वाला शासक कौन होगा, ये भी आपको बताना है, रिकॉल करना है। सभी के कमेंट करने जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम आपको इनके आंसर आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है, और यदि हम इसमें बात करें तो इसमें से घोड़े को दागने की प्रथा, दागने की प्रथा किसने चलाई, हुलिया प्रथा किसने चलाया, हुलिया प्रथा किसने चलाया। ठीक है, ये याद रखना है।
आगे यदि हम इसमें बात करें तो बाजार नियंत्रण प्रणाली, कौन सी? बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? ठीक है। और भी इसके अलावा भी मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन सबको मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा और ये सारी चीजें आपको रिकॉल करना है। इसके आगे फिर हम आज का लेक्चर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तुगलक वंश का कार्यकाल अपन कब से कब तक रहेगा? 1320 से 1414 तक। 1320 से 1414 तक। सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तुगलकों का है। किसका है? तुगलक का है, ठीक है। तो 1320 से 1414 तक, 1414 तक, ठीक है। इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गाजी गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक था। ध्यान देना है कि ये जो गाजी है तो गाजी ही इसकी उपाधि है। इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो पूछेगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने किसकी उपाधि धारण की? तो गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। किसकी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। और यदि हम इसकी बात करें यहाँ पे, ये कब से कब तक शासन में रहा? तो 1320 से 25 तक, मात्र 5 वर्षों तक इसने शासन किया, ठीक है। और इसके पुत्र का क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। आगे हम इसको देखेंगे। इसमें आपको और क्या याद रखना है कि इसने तुगलकाबाद, क्या? तुगलकाबाद नामक एक नगर बसाया जिसे छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये याद रखना, 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है इसे, ठीक है। और इसके ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसका एक गुरु होता है निजामुद्दीन औलिया। क्या? निजामुद्दीन औलिया होता है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के संबंध काफी अच्छे थे, लेकिन निजामुद्दीन औलिया के गयासुद्दीन तुगलक से संबंध अच्छे नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे हम अभी आगे देखेंगे कि जो जब ये जो तो बाहर गया हुआ था और मोहम्मद बिन तुगलक जो तो ये जब वापस आ रहा था उधर से, जब ये वापस आ रहा था तो गया जो तो निजामुद्दीन औलिया और तुगलक के बीच में एक टेंशन थी। तो निजामुद्दीन औलिया ने इससे क्या कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। क्या है? क्या बोला था इससे? दिल्ली अभी दूर है। तो ये कभी कभी कोट करके पूछ लेता है कि दिल्ली अभी दूर है। क्या है? दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। ये इसे किसने बोला था? निजामुद्दीन औलिया ने, निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया ने। अभी आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा बोला था। क्या होता है कि जब ये किसी अभियान से बाहर से आता है, मोहम्मद बिन तुगलक यहीं पे दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में जो तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक लकड़ी का घर बनवाया हुआ था। क्या बनवाया था? लकड़ी का घर, ठीक है। और उस लकड़ी के घर में बोलता है कि अपने पिताजी को बोलता है कि वहां पे आकर के विश्राम करें, फिर इसके बाद अपने महल पहुंचे, ठीक है। ये गयासुद्दीन तुगलक उस लकड़ी के महल में जाते हैं और वहां पे रहते हैं। और वो क्या होता है कि लकड़ी का घर टूट जाता है, गिर जाता है और उसी के नीचे इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसमें से कुछ इतिहासकारों का मानना ये है कि निजामुद्दीन औलिया और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में कुछ जो तो क्या था, सीक्रेट था, जिसके कारण इसको मारने का इन लोगों ने प्लान बनाया था और इसीलिए इस तरीके का घर बनाया था, ठीक है। तो ये चीज थी यहाँ पे। तो इसलिए इसने क्या बोला था कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूरस्थ है, ऐसा बोला था उन्होंने, ठीक है। आगे हम यहाँ पे बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की यदि हम बात करें यहाँ पे, मोहम्मद बिन तुगलक इसके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद शासक बनता है। और इसके बाद यहाँ पे ये कब बनेगा शासक? 1325 में, 1325 में, ठीक है। 1325 में, 1325 में बनेगा। और इसके बाद ये कब से कब तक रहेगा? 1351 तक, 1351 तक। कब से कब तक रहेगा? 1351 तक, ठीक है। तो इसके बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम था उलोग खां। क्या नाम था? उलोग खां। क्या नाम था? उलोग खां। या तो इसको और किस नाम से जानते थे? जौना खां के नाम से, जौना खां के नाम से। उलोग खां या तो जौना खां।
आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि मैंने उलोग खां जैसा ऐसा कुछ शब्द पहले भी बोला था पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। तो उलोग खां की उपाधि बलबन को दी गई थी, नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। जो नासिरुद्दीन महमूद के बारे में हमने चर्चा की थी कि वो ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने क्या किया था, जिसने टोपी सिल करके, क्या करके, टोपी सिल करके और कुरान की आयतें जो तो बेच करके अपना जीवन निर्वाह किया, नासिरुद्दीन महमूद। तो नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को यानी अपने ससुर को किसकी उपाधि दी थी, उलोग खां की उपाधि दी थी। लेकिन यहाँ पे जो मोहम्मद बिन तुगलक है तो इसके बचपन का नाम ही क्या है, क्या है, उलोग खां है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज आपको याद रखनी, कंफ्यूज नहीं होना है। यह क्या माना जाता है, सर्वाधिक शिक्षित और समझदार। दिल्ली सल्तनत का पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शिक्षित और समझदार शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको सनकी, स्वप्नशील और रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है। इसको इतिहासकारों ने, लोगों ने क्या बोला, सनकी बोला, स्वप्नशील बोला और रक्त पिपासु बोला। स्वप्नशील क्यों बोला, बोलते हैं कि मतलब इसके माइंड में जो चीज शाम को आ जाती थी सुबह उसी को क्रियात्मक रूप से जो तो करने का प्रयास करता था, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको सनकी स्वप्नशील रक्त पिपासु क्यों बोलते हैं, अभी आगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसने कृषि विभाग की स्थापना की, किसकी स्थापना की, कृषि विभाग की इसने स्थापना की। पूछेगा कि किसने कृषि विभाग की स्थापना की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की, ठीक है। इसने राजधानी ट्रांसफर कर दी, कहाँ से कर दी, दिल्ली से कहाँ कर दिया, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से देवगिरी कर दिया, दिल्ली से देवगिरी कर दिया। और इसका नाम भी बदल दिया, देवगिरी का नाम क्या कर दिया, दौलताबाद, क्या कर दिया, दौलताबाद कर दिया, ठीक है। देवगिरी का नाम दौलताबाद कर दिया। इसने सांकेतिक मुद्रा जारी की, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा जारी की। सांकेतिक मुद्रा का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को कंफर्म नहीं होता है। तो भी जैसे हमारे पास 5 रुपए का सिक्का है या 10 रुपए का सिक्का है, जो 5 रुपए का सिक्का है, यदि हम उस पर मान के चलिए उसकी कीमत देखें तो क्या रियल में वो जो धातु है, जिस धातु का बना हुआ है, तो क्या उसकी कीमत 5 रुपए है या उससे कम हो सकती है, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमने उतना ही छोटा सिक्का लिया और उस पर लिख दिया 100 रुपए, क्या लिख दिया, 100 रुपए। तो जो 100 रुपए लिखा है हमने सिक्के पे, ये सिक्का है हमारा मान के चलिए स्टील धातु का, और इस पे हमने लिख दिया 100 रुपए। जितनी धातु इसमें लगी है तो क्या इस धातु का जो हो तो रियल में मूल्य 100 रुपए है या 100 रुपए से कम है, तो रियल में तो इसका मूल्य 100 रुपए नहीं होगा। वो धातु जितनी है तो धातु की कीमत अधिकतम क्या होगी, 5 रुपए या 10 रुपए, ठीक है। 5-10 रुपए की धातु लगी होगी, ठीक है। मान के चलिए तांबे का बना है, पीतल का, जो अभी 5 रुपए के सिक्के हैं जैसे पीतल का बना है तो 100 रुपए लिखा है, लेकिन अधिकतम पीतल की कीमत कितनी होगी, 5-10 रुपए, ठीक है। तो यदि हमारे पास जो धातु है उसका रियल में मूल्य उतना नहीं होता, लेकिन हम उतना लिख देते हैं जितना हमारी उम्मीद होती है, जैसे हमने 100 लिख दिया, इसको बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा। क्या बोलते हैं, सांकेतिक मुद्रा, ठीक है। लेकिन जैसे हमारे पास जो धातु है, जैसे अब सोना है, क्या है, सोने का सिक्का हमने बनाया, ठीक है। अभी उसमें हमने लिख दिया क्या, मान के चलिए लिख दिया 10,000, क्या 10,000 1,000 लिख दिया, क्या लिख दिया, 1,000 लिख दिया। तो यहाँ पे 1,000 जैसे लिखा हमने, तो इस सोने की धातु की जो कीमत होगी, जो धातु लगी है उसकी कीमत रियल में कितनी होगी, 1,000 होगी। तो ये सांकेतिक मुद्रा नहीं है, ये क्या है, रियल मुद्रा है, क्या है, रियल मुद्रा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो तो सांकेतिक मुद्रा को समझ सकते हैं। अब आगे बात करें यहाँ पे, तो इसके समय में एक अफ्रीकी यात्री आया था मोरक्को देश से, किस देश से, मोरक्को से, किस देश से आया था, मोरक्को से आया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या नाम था, इब्न बतूता, क्या नाम था, इब्न बतूता, क्या नाम था, इब्न बतूता नाम था, ठीक है। अब ये जो मोरक्को से यात्री आया था, ये कब आया था, 1333 में, कब आया था, 1333 में। इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार का क्या नियुक्त किया, काजी, काजी मतलब न्यायाधीश, क्या, न्यायाधीश, ठीक है, ये नोट कर लेना आपको, काजी मतलब न्यायाधीश, इसको नियुक्त किया। और इसी को 1342 में इसने चीन में राजदूत के रूप में भेजा, दूत के रूप में भेजा, ठीक है। चीन में कब भेजा, 1342 में चीन में भेजा, ठीक है, दूत के रूप में। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। 1336 में क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही 1336 में
यहाँ पे 1336 में और 1347 में 2 राजवंश, स्वतंत्र राजवंशों की स्थापना हुई। 1336 में यहाँ पे इसने किसकी स्थापना की थी? 1336 में इसने स्थापना की थी विजयनगर की। किसकी? विजयनगर की इसने स्थापना की थी। कब? 1336 में। ठीक है, कब की थी? 1336 में। अब यदि हम आगे यहाँ पे बात करें तो 1347 में, कब? 1347 में 1336 में इसने हरिहर और बुक्का नाम के लोगों ने, किसने? हरिहर प्लस बुक्का, हरिहर प्लस बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की। किसकी? विजयनगर की, विजयनगर की स्थापना की। ठीक है, और थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ कैमरे में ये आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, आ रहा है। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की। तो क्वेश्चन यहाँ से सीधा सा आएगा कि विजयनगर की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने। कब की? तो 1336 में की। किसके शासन काल में की? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में की। ठीक है, फिर 1347 में यहाँ पे एक आता है कौन? अलाउद्दीन बहमन शाह। कौन? अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह इसने किसकी स्थापना की? इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। किसकी? बहमनी साम्राज्य की। किसकी? बहमनी साम्राज्य की। फिर हम आगे देखेंगे, जब आगे का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पे देखते हैं हम कि बहमनी साम्राज्य के लोगों और विजयनगर के साम्राज्य के लोगों के बीच में झगड़ा भी होता है। ठीक है, जिसको तालिकोटा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे जो सारी चीजें आएंगी। यहाँ पे जैसे अफ्रीकी यात्री मोरक्को इब्न बतूता आया, इसकी बहुत एक फेमस पुस्तक है, उसका क्या नाम है? रेहला। तो लिख लेना है, इसने रेहला नामक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है। तो रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी? इब्न बतूता ने। चीन में दूत के रूप में भेजा 1342 में, और इसको काजी नियुक्त किया। ठीक है, पूछेगा कि इब्न बतूता सल्तनत काल के किस शासक के समय पर आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर आया था। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको याद रखना है। और यदि हम इसमें आगे बात करें कुछ चीजें, तो यहाँ पे इसने कृषि विभाग का थोड़ा नाम यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ये भी कई बार यहाँ से पेपर में आ सकता है कि जैसे इसने अमीर ए कोही, क्या? अमीर ए कोही नामक जो कृषि विभाग था, तो अमीर ए कोही, उसको क्या बोलते हैं? अमीर ए कोही बोलते हैं, विभाग की स्थापना की। मान के चले कृषि विभाग ना दिया, क्या बोल दिया? अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और यहाँ से यदि हम और इसमें पॉइंट निकालें, यहाँ पे सांकेतिक मुद्रा का जब प्रचलन किया तो इसे एक व्यक्ति थे एडवर्ड थॉमस। कौन? एडवर्ड थॉमस। कौन? एडवर्ड थॉमस। ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा नाम क्लियर नहीं है, एडवर्ड है या एडवर्थ है, लेकिन पीछे क्या उनके? थॉमस है। क्या है? थॉमस है। तो इनको जो मोहम्मद बिन तुगलक था, तो इसको क्या बोला? प्रिंस ऑफ मनियर्स। एडवर्ड थॉमस ने क्या बोला? प्रिंस ऑफ मनियर्स। प्रिंस ऑफ, क्यों बोला इस तरीके से? प्रिंस ऑफ मनियर्स, क्योंकि इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, और इससे लोगों ने क्या हुआ? इससे लोगों ने उनके घरों की जो धातुएं थी उनको गला गला करके क्या बनाने लगे? सिक्के बनाने लगे। ठीक है, और इससे जो हो तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो हो तो क्या हो गई? खराब होने लगी। ठीक है, जो बाजार में पैसा था, जो तरलता थी पैसे की, क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा? महंगाई बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको याद रखना। तो प्रिंस ऑफ मनियर्स जो हो तो इसको बोला गया, किसने बोला? एडवर्ड थॉमस ने बोला, सांकेतिक मुद्रा चालू करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखना है। और यदि यहाँ पे 1-2 पॉइंट देखें हम, तो ये जो तुगलकाबाद नामक 56 कोट की स्थापना की, तो यहाँ से ये याद रखना है। ठीक है, और इसने गयासुद्दीन तुगलक ने इसको प्रथम शासक माना जाता है जिसने क्या किया? नहरों के निर्माण का प्रयास किया। किसका? नहरों का निर्माण करवाया। क्या करवाया? निर्माण करवाया। ठीक है, नहरों का निर्माण करवाया। पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था?
जिसने पहली बार नहरों का निर्माण करवाया, तो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तुगलकाबाद या 56 कोट की स्थापना किसने करवाई, तो गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का जो हो तो शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1320 से 1414 तक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम क्या था, उलोग खां, जौना खां। सर्वाधिक शिक्षित शासक और समझदार शासक था, क्वेश्चन आएगा कौन था, तो बताना है। सनकी स्वप्नशील रक्त पिपासु के नाम से किसे जाना जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। कृषि विभाग या अमीर ए कोही की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब मैं इसकी भी कहानी बता देता हूँ थोड़ा, क्योंकि इसने इसने क्या किया, दोआब में कर की, दोआब में यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है। तो गंगा और यमुना का जो दोआब था, तो वहां पर इसने क्या लगा दिया, टैक्स को बढ़ा दिया था। क्या कर दिया था, टैक्स को बढ़ा दिया था। और टैक्स बढ़ाने से और उसी समय पर दुर्भाग्य से क्या हुआ कि दोआब के क्षेत्र में सूखा पड़ गया। क्या पड़ गया, सूखा। और इससे जो है तो वहां के लोग परेशान हो गए, और जो हो तो उनका जो हो तो शिकायत शासक से ज्यादा बढ़ गई उनकी। इससे फिर इसने क्या किया, कृषि विभाग की स्थापना की, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे यदि बात करें, तो इसकी क्या क्या कमियां रही, पूछेगा कि इसकी क्या क्या कमियां रही। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। प्रिंस ऑफ मनियर्स भी से कहा जाता है, ठीक है। और ये काजी वगैरह, ये सारी चीजें आपको नोट कर लेना। आगे देखते हैं। मैं इतना शार्ट में इसीलिए पढ़ाता हूँ ताकि जो तो रिवीजन बहुत तेजी से होगा, और इससे आप जो तो काफी तेजी से खत्म कर सकते हैं सारी चीजों को। इसकी कमी क्या क्या थी, एक तो सांकेतिक मुद्रा। क्या थी, सांकेतिक मुद्रा इसकी कमी थी, सांकेतिक मुद्रा, ठीक है। दूसरी कमी क्या थी, दूसरी कमी इसकी क्या हो जाएगी, इसने दोआब में क्या किया, दोआब में इसने कर बढ़ा दिया, दोआब में कर वृद्धि, दोआब में कर की वृद्धि, दोआब में कर की वृद्धि, ठीक है। तीसरी कमी क्या थी, ये राजधानी बदलना, राजधानी बदलना, ठीक है। ठीक है, इससे भी लोग परेशान हो गए। सनकी था, रात में सपना देखा और दिल्ली से देवगिरी, और जो लोग नहीं गए उनको घसीट घसीट के ले गया, ठीक है। इससे क्या हो गया, लोगों के अंदर इसके प्रति आक्रोश पैदा हो गई, ठीक है। चौथा, यदि हम और बात करें इसमें, तो इसने एक जगह थी, कौन सी थी, खुरासन और कराचिल, कौन, खुरासन और कराचिल। यहाँ इसने अभियान किए, मतलब युद्ध के लिए गया, लेकिन ये पूरे दोनों अभियान क्या हो गए, विफल हो गए। और ये जो हो तो क्या हुआ, इसका फालतू में धन संपत्ति जो तो नष्ट हुआ, और कोई मतलब भी नहीं निकला, ठीक है। तो ये इसकी कमियां थी, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। और यदि हम आगे बात करें इसमें, तो इसकी मृत्यु हो गई कब, 1351 में। कब हो गई इसकी मृत्यु, 1351 में, ठीक है। तो इतिहासकार जो बदायूनी है, कौन, इतिहासकार जो बदायूनी है, वो क्या लिखते हैं इसके मरने पर, कि अंततः उसे लोगों से और लोगों को उससे मुक्ति मिल गई, ठीक है। क्योंकि लोग उससे परेशान हो चुके थे, तो ऐसा बदायूनी का कहना है कि उसको लोगों से मुक्ति मिल गई और लोगों को उससे मुक्ति मिल गई, ठीक है। यहाँ तक हमने सारी चीजें डिस्कस की। अभी थोड़ा समय इसे इरेज करके, और इसके बाद फिर हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, और फिर हमारा तुगलक वंश खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम आगे देख रहे हैं फिरोज शाह तुगलक को। तो फिरोज शाह तुगलक 1351 में शासक बना, 1351 में, ठीक है। 1351 में शासक कब बना, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी, तो 1351 में कहाँ पर हुई थी, थट्टा में। कहाँ पर हुई थी, थट्टा नामक जगह है सिंध में। कहाँ पर, ये सिंध जा रहा था, रियल में कहाँ जा रहा था, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। तो थट्टा नामक स्थान पर इसकी मृत्यु। मान के चलिए कभी क्वेश्चन आ जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस स्थान पर हुई, तो थट्टा नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई थी सिंध जाते वक्त, ठीक है। आगे हम बात करें यहाँ पे, तो जो फिरोज शाह तुगलक था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का सौतेली माँ का जो तो बेटा था, ठीक है। सौतेली माँ का मतलब एक इनके भाई बहन माँ पिताजी एक ही नहीं थे, मतलब ये पारिवारिक थे, क्या थे, पारिवारिक थे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक पारिवारिक थे इनका रिलेशन का। अब ये जो फिरोज शाह तुगलक था, तो इसकी माँ क्या थी, धर्म से हिंदू थी। क्या थी ये, इसकी माँ धर्म से हिंदू थी, ठीक है। लेकिन वो सारी चीजें हमको नहीं याद रखना है। ये याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई, थट्टा में हुई सिंध जाते वक्त। और फिर ये शासक कब बना, 1351 में बना।
इसने क्या किया, जो 24 कष्टदायक कर थे, यानी कर काफी ज्यादा थे, टैक्सेस, तो उनको खत्म कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि कष्टदायक करों से, या 24 कष्टदायक करों से किस सल्तनत काल के शासक ने मुक्ति दिलाई? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और इसने 24 करों की जगह में 4 टैक्स लगाए। कितने टैक्स लगाए? 4 टैक्स लगाए। तो जजिया जकात, यहाँ पे मैं ट्रिक लिखता हूँ इसकी। ट्रिक इसकी क्या बना सकते हैं? एक हो जाएगा जजिया, दूसरा है जकात, जजिया जकात, और फिर है खुम्स और खराज। ठीक है, जजिया जकात खुम्स खराज ये है। अब इसकी ट्रिक देखिए, जे जे के, ठीक है, तो 2J 2K, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि जे के। ठीक है, तो जजिया जकात खुम्स खराज, यहाँ से आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब ये जो जजिया था, तो जजिया जो हो तो हिंदुओं के ऊपर लगने वाला क्या था? धार्मिक कर था। हिंदुओं हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं पर लगने वाला धार्मिक कर। यह हिंदू नहीं, इसको ऐसे लिखे कि गैर मुस्लिमों पर, क्या लिखेंगे? गैर मुस्लिमों पर। ठीक है, गैर मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर। ठीक है, यहाँ पे यदि हम जकात की बात करें तो ऐसे नोट करिएगा कि जकात जो था, तो मुस्लिमों पर लगने वाला, मुस्लिमों पर लगने वाला लगने वाला धार्मिक कर, ये क्या था? मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर था। यदि हम खुम्स की बात करें तो ये युद्ध से जो लूटा हुआ धन होता था, युद्ध से लूटा हुआ धन, लूटा हुआ धन ये है। ठीक है, और खराज की बात करें तो ये कृषि पर लगान है, जो खेती उगाई जाती थी तो कृषि पर लगान। ठीक है, तो इसने 4 कर लगाए, जजिया जकात खुम्स खराज। ये ट्रिक से आपको याद रखना है, जे के। इस तरीके से जजिया जो हो तो गैर मुस्लिमों पर लगने वाला का धार्मिक कर था, जकात मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर, खुम्स क्या था? युद्ध से लूटा हुआ धन, और खराज क्या था? कृषि पर लगने वाला लगान। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो जजिया था, पूछेगा कि ब्राह्मणों पर, क्या बोलेगा कि ब्राह्मणों पर पहली बार, ब्राह्मणों पर फर्स्ट बार जजिया लगाने वाला शासक, जजिया लगाने वाला शासक, जजिया लगाने वाला शासक, तो वो भी कौन है? फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, कि ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाने वाला सल्तनत कालीन कौन सा शासक था? तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और यदि यहाँ पे आगे बात करें तो इसने हमने देखा था कि गयासुद्दीन तुगलक ने पहली बार जो हो तो यहाँ पे नहर बनवाने का जो हो तो शुरुआत की थी सल्तनत कालीन शासकों में। इसने उसके प्रथा को और आगे बढ़ाया और 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया, 300 शहरों का निर्माण करवाया, और कई सारे बागान भी बनवाए, कई सारे बगीचे भी बनवाए। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है, बागान भी बनवाता है ये। और अनाथों के लिए, ये मैं ट्रिक मिटा रहा हूँ, अनाथों के लिए यहाँ पे इसने क्या बनवाया? अनाथों और विधवा महिलाओं के लिए क्या बनवाया इसने? दीवान ए बंदगा। क्या बनवाया? नहीं, दीवान ए खैरात। क्या बनवाया? दीवान ए खैरात। क्या बनवाया? दीवान ए खैरात बनवाया। ठीक है, दीवान ए खैरात बनवाया। दासों के लिए बनवाया इसने दीवान ए, क्या बनवाया? दीवान ए खैरात बनवाया, दीवान ए खैरात बनवाया। ठीक है, पूछेगा इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, पूछेगा कि दासों की सल्तनत कालीन किस शासक के समय दासों की सर्वाधिक संख्या थी? तो इसके समय पर, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर, इसके समय पर लगभग 1,80,000 दास थे। 2.5 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो 1,80,000 लगभग इसके पास जो तो क्या थे? दास थे।
आगे यदि हम बात करें तो मध्यकालीन भारत का इसको निरंकुश शासक कहा जाता है। मध्यकालीन भारत का पहला निरंकुश शासक इसको बोला जाता है। ठीक है, मतलब क्या था, एक तरीके से न्यूट्रल ज्यादा था। ठीक है, किसी के प्रति ज्यादा वो नहीं था कि जैसे ये मुस्लिम धर्म से था तो गैर मुस्लिमों के प्रति ज्यादा इसका बिहेवियर क्या हो, रेउड हो। ठीक है, सल्तनत कालीन में इसको अकबर कहा जाता है। अकबर क्यों कहा गया इसको, अकबर इसीलिए बोला गया है क्योंकि ज्यादा दिक्कत नहीं कर रहा था गैर मुस्लिमों के लिए। ठीक है, दारुल शरण की इसने स्थापना की। दारुल शरण मतलब खैराती अस्पताल। खैरात मतलब क्या होता है, खैरात का मतलब कि दान देना, क्या देना, दान देना। ठीक है, और इसीलिए इसको यहाँ पे माफ करेगा, क्या लिख गया, दीवान ए बंदगा, क्या इसको बोलना है, दासों के लिए दीवान ए बंदगा, क्या, दीवान ए बंदगा। ठीक है, इसके दीवान ए बंदगा और यहाँ पे दीवान ए खैरात, क्या, दीवान ए खैरात। तो जो अनाथ और विधवा महिला थी तो उनके लिए दीवान ए खैरात की जो हो तो स्थापना की थी, और जो दासों के लिए तो दीवान ए बंदगा। इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बंदगा यानी बंदी, ठीक है, और दास बंदी ही होते हैं, तो यहाँ से बंदगा। ठीक है, और खैरात मतलब दान से जो दिए हुए पैसों से चलता है। ठीक है, तो अनाथ और विधवा महिलाएं किससे इनका पालन पोषण कैसे होगा, खैरात के ही धन से होगा ना, इसलिए यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए याद करने में। आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो इसने दारुल शरण यानी खैराती अस्पताल की स्थापना की। ठीक है, ये भी आपको यहाँ से याद रखना। फिर इसकी मृत्यु 1388 में हो गई। ठीक है, और इसके मरने के बाद क्या हुआ, जो हमारा दूसरा शासक आया, तो इसकी मृत्यु कब हुई, 1388 में, ये थोड़ा सा याद रखना। अब यहाँ पे जो नया शासक आया तो 1398 में, ये क्या हो गया, 10 साल, 10 साल ऐसे छोटे मोटे चुटपुट शासक आए जिनके बारे में हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो तो 1398 ये शासक बना, और 1300 माफ करिएगा 1398 में, 1398 में ये शासक नहीं बना, 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ इसके समय पर। किसके समय पर, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज याद रखना है। 1398 पूछेगा कि तैमूर लंग का आक्रमण किसके समय पर हुआ था, तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय पर। अब एक हमने नासिरुद्दीन के बारे में पहले भी पढ़ा था, तो वो कौन था, नासिरुद्दीन महमूद था, और इसमें नासिरुद्दीन महमूद तुगलक है। ठीक है, उसको जो हमने पढ़ा था तो वो हमने देखा था किसमें, गुलाम वंश में, जिसमें हमने देखा था कि वो टोपी सिल करके और कुरान की आयतें मेज करके अपना जीवन निर्वाह करता था। वहां से क्वेश्चन भी आता है। और इसके उसके बाद फिर शासक बनता है कौन, बलबन। ठीक है, वो बलबन का क्या था, दामाद था। और ये जो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक है, ये फिरोज शाह तुगलक के बाद शासक बनता है, और इसके समय में 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। ये कौन है, चंगेज खां, जो हमने बात की थी, जो इल्तुतमिश के समय पर जिसने आक्रमण किया था। ठीक है, और इल्तुतमिश जो चंगेज खान था, तो चंगेज खान के ही वंशजों में बाद में कौन पैदा हुआ, तैमूर लंग। ठीक है, ये भी कौन था, मंगोलाइट था। कौन था, मंगोलाइट था। ठीक है, और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में ही क्या हुआ कि मलिक सरवर ने जौनपुर को स्वतंत्र जो हो तो घोषित कर दिया। किसको, जौनपुर को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक चीज और बतानी है कि जो फिरोज शाह तुगलक था, तो फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे जो 300 नगरों को बसाया था, तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नगर कौन थे, जैसे फिरोजपुर, जौनपुर, थोड़ा सा याद रखना है आपको, फिरोजपुर, जौनपुर, हिंसार और फिरोजाबाद। बाद ऐसे शहरों की इसने स्थापना की। इसमें से जो मुख्य आपको याद रखना है, तो किसको याद रखना है, जौनपुर को। किसको, जौनपुर को। क्यों, क्योंकि जौनपुर देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक था तो उसका बचपन का नाम क्या था, जौना खां था। क्या नाम था, उलोग खां या तो जौना खां। ठीक है, और उसी की याद में इसने जौनपुर नामक शहर जो हो तो बसाया था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो क्वेश्चन आएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में जौनपुर की स्थापना की, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के या जौना खां की याद में जौनपुर की स्थापना की थी। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखना। और ये यहाँ से हमारा तुगलक वंश का द एंड होता है। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे
संयद वंश और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको जो तो समझ में आई होंगी, और 60 नोट्स के रूप में इसको बनाना है ताकि रिवीजन बहुत तेजी से और क्विक हो सके एग्जाम टाइम में, तो काफी फायदेमंद होता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, इसकी ट्रिक भी याद रखना है। JJK जजिया जकात खुम्स खराज, मैं एक बार क्विक रिवीजन जरूर करवा देता हूँ। यहाँ पे कि 24 कास्ट जो दायक कर थे तो उनको खत्म किया, और जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई? थट्टा सिंध में। फिर इसने 4 टैक्स को लगाया, जजिया जकात खुम्स खराज। ठीक है, जजिया जकात खुम्स खराज, जजिया जो तो गैर ब्राह्मणों के गैर मुस्लिमों के ऊपर लगने वाला धार्मिक कर, जकात मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर। और खुम्स की बात करें तो ये युद्ध से लूटा हुआ धन, और खराज की बात करें तो कृषि पर लगान होता था। ठीक है, फिर इसने 5 बड़ी नहरों बनवाई, 300 नगर बनवाए, बागान बनवाए। 300 जो नगर बनवाए उसमें से फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर, जौना खां, ये मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनवाया। ठीक है, आगे आज बात करें तो अनाथों और विधवाओं के लिए किसकी स्थापना की? इसने दीवान ए खैरात की स्थापना की, और दासों के लिए दीवान ए बंदगा की स्थापना की। ठीक है, और हॉस्पिटल जो खैराती अस्पताल था उसको दारुण शरण बोला जाता था। ठीक है, फिर मध्यकालीन भारत का इसे पहला निरंकुश शासक माना गया, और क्या इसे सल्तनतकालीन अकबर भी कहा गया। ठीक है, ये चीज यहाँ से याद रखना है। फिर इसके बाद हमारा जो शासक आया तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक आया। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 में उलोग खां का जो तो आक्रमण हुआ, और उलोग खां के आक्रमण के बाद ये यहाँ पे देखना आपको, जब हम सैयद वंश पढ़ेंगे तो उलोग खां का एक सेनापति था, कौन? खिज्र खां। कौन? खिज्र खां। तो उलोग खां खिज्र खां को जो तो यहाँ का जो तो कारभार संभार करके वापस चला जाता है उलोग खां। ठीक है, और वही जो खिज्र खां होता है तो खिज्र खां ही फिर आगे चल करके यहाँ पे सैयद वंश की स्थापना करता है। ठीक है, फिर इसी के समय में नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में जो मलिक सरवर था, ये जो जौनपुर शहर बसाया गया था उसको स्वतंत्र अपना राष्ट्र घोषित कर लेता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्या है कि ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखना है। पूछेगा कि दासों की सर्वाधिक संख्या, तो फिरोज शाह तुगलक के समय पर दासों की सर्वाधिक संख्या, ये आपको लिखना है। सर्वाधिक संख्या, दासों की सर्वाधिक संख्या तो किसके समय में? फिरोज शाह तुगलक के समय में। दासों की सर्वाधिक संख्या तो फिरोज शाह तुगलक के समय में। ठीक है, ये सारी चीजें कंप्लीट हुई। जो मैं बोलता हूँ तो उसमें से जो पॉइंट होते हैं तो जरूर आपको नोट करने हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें लिखी नहीं होती हैं लेकिन मैं बोलता रहता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।